So we are starting with solid state. Solid state, ठीक है। सबसे पहले अपन इसको डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली में सॉलिड स्टेट कहा किसको जाता है। तो देखिए सॉलिड स्टेट की वैसे डेफिनेशन कुछ ट्रेडिशनल डेफिनेशन है जो अपन ने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ी थी कि हम लोग कहते हैं सॉलिड स्टेट किसी भी सब्सटेंस की वो स्टेट होती है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पास होते हैं, उनके बीच में मिनिमम स्पेस होता है, ठीक है, या जिसकी डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, उसको हम लोग सॉलिड स्टेट कहते हैं, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा हम एक स्टैंडर्ड ऊपर चल जाते हैं और इसकी जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो हम कहेंगे सॉलिड स्टेट जो है इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर, ये स्टेट ऑफ मैटर है whose melting point is above room temperature, above room temperature at 1 atm pressure, 1 atm pressure। अब एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली ये है क्या। देखो ये डेफिनेशन कहती है कि किसी भी सब्सटेंस मैटर की वो स्टेट जिसमें उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो रूम टेम्परेचर से ऊपर हो 1 atm प्रेशर पर। जैसे मान लीजिए हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किसी समय रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब हमारे पास कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस है, तो मुझे बताओ क्या वो 25 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो जाएगा? नहीं होगा ना, क्योंकि उसका तो मेल्टिंग पॉइंट 35 डिग्री सेल्सियस है। तो 25 डिग्री पर तो वो सॉलिड ही रहेगा। जब अपन 35 क्रॉस करेंगे तब वो जाकर के मेल्ट होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी वो स्टेट ऑफ मैटर जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो रूम टेम्परेचर से एक तो आपको ज्यादा मिले, तो ये 35 जैसे कि 25 से ज्यादा है, और 1 atm प्रेशर हमारे चारों ओर का जो प्रेशर है 1 atm प्रेशर है। तो इस प्रेशर पर जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है रूम टेम्परेचर से ज्यादा हो उसे आप क्या बोलेंगे? सॉलिड स्टेट बोलेंगे। तो ये तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन होगी। मोस्टली ये डेफिनेशन हम काम में ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर अगर हम जाते हैं तो बात आती है कि जो हमारे पास सॉलिड स्टेट है या सॉलिड जो है एक्चुअली में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में कन्वर्ट करते हैं या उसको अफेक्ट करते हैं। तो यहां पर हम पढ़ सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, किसी मैटर की स्टेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर। तो यहां पर हम दो फैक्टर की स्टडी करेंगे जो स्टेट ऑफ मैटर को अफेक्ट करते हैं, जिसमें से पहला फैक्टर जो है हमारा वो है थर्मल एनर्जी। अब थर्मल एनर्जी होती क्या है इसकी बात करें। एक्चुअली थर्मल एनर्जी किसी भी सब्सटेंस की वो एनर्जी है जो उसमें उसके टेम्परेचर की वजह से होती है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं एनर्जी ड्यू टू द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस। सब्सटेंस के टेम्परेचर की वजह से जो एनर्जी है उसको आप थर्मल एनर्जी कह रहे हैं, ठीक है। अब इसमें यह है कि अगर मान लीजिए आप किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो डेफिनेटली उसकी थर्म मीन्स हीट होता है, तो यानी अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो डेफिनेटली हीट बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी हीट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। मतलब हीट बढ़ाइए आपने, टेम्परेचर बढ़ाइए तो थर्मल एनर्जी, बिल्कुल। और उसकी जो थर्मल एनर्जी वो भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और अगर थर्मल एनर्जी इंक्रीज हो गई तो ध्यान रखें कि जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो पार्टिकल चुप तो रहेंगे नहीं, सीधे मतलब स्टेशनरी नहीं रहेंगे, दे विल स्टार्ट मूविंग, ठीक है, वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या कह सकते हैं कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हीट बढ़ रही है, थर्मल एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल बढ़ रहा है, और जिसकी वजह से अगर कोई सॉलिड है तो
वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लिक्विड में पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है वो सॉलिड से ज्यादा होता है, ठीक है। और अगर लिक्विड है तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये चीजें कब होगी, जब आप थर्मल एनर्जी को इंक्रीज करेंगे या थर्मल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, तो ये वाली चीजें होंगी, ठीक है। लिक्विड गैस के अंदर लिक्विड से भी ज्यादा मूव होता है। बिल्कुल, तो जैसे जैसे आप इस डायरेक्शन में जाते जा रहे हो ना, तो वैसे वैसे थर्मल एनर्जी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो थर्मल एनर्जी बढ़ेगी तो डेफिनेटली पार्टिकल का मूवमेंट बढ़ेगा, पार्टिकल मूवमेंट बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो स्टेट बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। ये नोट डाउन कर लो। फैक्टर नंबर 2, तो सेकंड फैक्टर कौन सा है जो कि अफेक्ट करता है थर्मल एनर्जी, सॉरी स्टेट ऑफ मैटर को, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। अब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स क्या करता है, एक्चुअली इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स टेंड्स टू मूव द पार्टिकल अवे फ्रॉम ईच अदर, टेंड्स टू पार्टिकल कम क्लोज ईच अदर, एक दूसरे के पास लेकर के आता है। तो ध्यान रखना, इट टेंड्स टू मूव द पार्टिकल्स क्लोज टू ईच अदर, दो पार्टिकल, ठीक है। पार्टिकल्स जो होते हैं, बिल्कुल पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के पास आते हैं अगर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ती जाए। तो अगर हम मान लीजिए थर्मल एनर्जी को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, इसको कांस्टेंट रखते हैं, थर्मल एनर्जी को नहीं बढ़ने देते, और फिर हम इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने पर जो डिस्टेंस है, बिल्कुल डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जब डिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा तो पार्टिकल्स पास आ जाएंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर हमारे पास कोई गैस है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और लिक्विड है तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा उस समय होता है जब आपके पास इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ती जाती है, ठीक है, फोर्स इंक्रीज होती जाती है, एक्चुअली ये इस बात पर डिपेंड करता है। तो हम ये कह सकते हैं किस तरह से इंक्रीज होगी। तो अगर आपको इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ानी है तो एक तो ध्यान रखिए टेम्परेचर को डिक्रीज कर दो, ठीक है। टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो जो मूवमेंट हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल जो है वो क्या हो जाएगा, वो स्लो हो जाएगा, ठीक है, या फिर बंद भी हो सकता है। तो उस कंडीशन के अंदर जो आपके पास ये अट्रैक्शन फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बोल रहे हैं अपन, तो वो अपने आप क्या, और साथ में आपको एक और काम करना पड़ेगा, प्रेशर को भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, प्रेशर को इंक्रीज कर दो। और जब आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो पार्टिकल्स जो हैं अगर वो दूर हैं तो क्या होगा, प्रेशर अप्लाई करने पर एक दूसरे के क्लोज आने लग जाएंगे और उनकी फिजिकल स्टेट इस तरह से चेंज होने लग जाएगी कि अगर वो गैस में है तो लिक्विड में, और लिक्विड है तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जनरल चीज है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये हमें बस जनरली पता होना चाहिए कि गैस से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड में जब कोई भी चीज कन्वर्ट हो रही है तो उस समय इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स और थर्मल एनर्जी किस तरह से चेंज हो रही है। तो एक मोटा सा हिसाब हमने ये निकाला कि अगर आप थर्मल एनर्जी बढ़ाते जाएंगे तो सॉलिड से लिक्विड से गैस बनती जाएगी। अगर थर्मल एनर्जी को कांस्टेंट रख करके इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा रहे हो तो वो गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद जो हम देख रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड का क्लासिफिकेशन। अब देखो जनरली क्या होता है, सॉलिड को हम क्लासिफाई करते हैं दो टाइप में, ठीक है। पहला जो टाइप है वो आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा आता है एमोर्फस। यहां से क्वेश्चन बनना स्टार्ट होता है, ठीक है, आपके एग्जाम में। तो फर्स्ट हम बात करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहेंगे?
तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, कि वो सारे सॉलिड जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं ना रेगुलर ज्योमेट्रिकल डेफिनेट पैटर्न के अंदर अरेंज हो, तो ऐसे सॉलिड्स को अपन क्रिस्टलाइन कहते हैं। अब इसको डायग्राम से और समझेंगे, एक बार मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। तो हम कह सकते हैं दोज सॉलिड्स इन विच constituents particles are arranged in definite regular geometrical pattern इन 3D। 3D का मतलब 3 डायमेंशनल। अगर 3 डायमेंशनल में पार्टिकल जो है वो डेफिनेट रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न में है, तो हम लोग कहेंगे कि वो सॉलिड जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं किस तरह से है। हमारा कहने का मतलब क्या है, देखिए 1 2 3 ओके, एंड देन 4 5 6 और देन अगेन 7 8 9 और इसके बीच में यहाँ राइट बना देते हैं 1 2 3 4 एक यहाँ। तो यहाँ पर एक सिंपल सी आप ना ज्योमेट्री देख रहे हो कि यहाँ पर हमारे पास जो पार्टिकल है वो एक डेफिनेट रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न में, जैसे ब्लू रेड ब्लैक, ठीक है। देन वापस कहने का मतलब पार्टिकल बिल्कुल एक उस ऑर्डर के अंदर है। आपके पास देखें ये सारे सिमेट्रिकल है, एक ही लाइन के अंदर है, ये दिख रहा है एक ही लाइन के अंदर है, ये पूरे जो है इनका अगर आप डायगनली देखते हैं तो ये डायगनली अरेंज है। तो जितने भी पार्टिकल है वो सारे के सारे पार्टिकल एक डेफिनेट रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न में है। रेगुलर पैटर्न कैसा होगा, जैसे एक के बाद एक रिपीट होते जा रहे हैं। ज्योमेट्री क्या होता है कि एंगल और साइड्स जब अपन मेजर करते हैं तो ज्योमेट्री है। तो यहाँ पर एंगल और साइड जो है वो भी आपको लगभग डेफिनेट मिलेंगी देखने को, ठीक है। तो और रेगुलर अरेंजमेंट मिलेगा। तो ऐसा अरेंजमेंट जहां देखने को मिले ना, तो आप वहां कहोगे कि वो कैसा सिस्टम है, क्रिस्टलाइन है। लेकिन अगर ये अरेंजमेंट चेंज हो जाए, ठीक है, वो इस तरह से रेगुलर डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न नहीं हो, कोई भी पार्टिकल कहीं भी हो सकता है, ठीक है। जैसे एक सेकेंड एमोर्फस को देख लेते हैं। ओके, लाइट गई बट दिख रहा है आई थिंक, यस। तो अब अपन बात करें एमोर्फस सॉलिड के बारे में, ठीक है। सेकेंड, तो सेकेंड हम देख लेते हैं एमोर्फस सॉलिड। अब एमोर्फस सॉलिड किसको कहेंगे? एमोर्फस सॉलिड वो होते हैं जो इसके जस्ट अपोजिट हो, जिनके अंदर दोज सॉलिड्स इन विच देयर इज नो डेफिनेट रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न, ठीक है, जिनमें हमारे पास डेफिनेट रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न नहीं हो, तो उसे हम कहेंगे कि वो एमोर्फस सॉलिड है इन 3D। आप चाहे तो इसमें लास्ट में 3D यानी 3 डायमेंशनल के अंदर पार्टिकल इस तरह से अरेंज नहीं हो, जिनमें कोई एक रेगुलर हो या ज्योमेट्रिकल इस तरह से पैटर्न देखने को मिले। जैसे इसको यूं देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने कुछ पार्टिकल्स का अरेंजमेंट लिया है, तो इन पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में सपोज 2 तरह के पार्टिकल्स हैं, लेकिन आपको कहीं पर कोई ना ज्योमेट्री नजर में नहीं आ रही। ऐसा नहीं लग रहा कि इन्होंने आपस में कोई पर्टिकुलर एंगल पर है या पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है, एक डेफिनेट पैटर्न में है। तो इस तरह से मतलब इरेगुलरली अगर पार्टिकल्स अरेंज है तो आप उसको बोलोगे एमोर्फस है, ठीक है। अब अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे मान लो मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूं, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का? तो देखो जितने भी आपके पास मेटल्स हैं, ऑल मेटल, जितने भी मेटल्स हैं वो सबके सब क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। जितने भी सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट्स का मतलब जैसे NaCl हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, AlCl3 हो गया, तो ये सब किसमें होते हैं? आपके पास ज्योमेट्रिकल पैटर्न में होते हैं और इनको क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है। या फिर कुछ मोस्टली कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं,
कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं ये भी आपके पास ज्योमेट्रिकल पैटर्न में देखने को मिलते हैं, जैसे सॉलिड CO2 है, ठीक है, सॉलिड H2O मतलब आइस जिसको हम कहेंगे, तो ये भी एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न में मिलेंगे आपको। लेकिन अगर मैं एमोर्फस की बात करता हूं तो एमोर्फस का एग्जांपल क्या हो सकता है? एमोर्फस में जितना भी कोई भी ग्लास अगर आपको देखने को मिले, प्लास्टिक देखने को मिले, ठीक है, इसके अलावा रबर देखने को मिले, जितने भी पॉलीमर्स हम देखते हैं, पॉलीमर्स में रबर और प्लास्टिक भी पॉलीमर्स ही होते हैं, ध्यान रखना। तो ये सारे के सारे एमोर्फस होते हैं, ठीक है। ये तो केवल एक डेफिनेशन के बेस पर है, इनमें डिफरेंस और पूछा जाता है। डिफरेंस का 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में मोस्टली, तो वो भी अपन बता सकते हैं। तो एक बार ये डेफिनेशन लिख लें, फिर अपन डिफरेंस की बात करेंगे। यहाँ पर लेट्स सी, ओके, एक तरफ ले लेते हैं हम क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरी तरफ हम लोग ले लेते हैं अमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। देखिए, अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में पहला डिफरेंस तो इसकी डेफिनेशन ही होगी, जो भी अपन ने देखी है। तो हमने कहा क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? जिनमें डेफिनेट रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न होता है। तो हम यहां कह सकते हैं डेफिनेट रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न प्रेजेंट, एनटी मतलब प्रेजेंट इन सॉलिड, है ना, इन 3D, इन सॉलिड कर दो, सॉलिड में ये पैटर्न प्रेजेंट है। जबकि यहां पर इसका अपोजिट हो जाएगा, देयर इज नो डेफिनेट रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न। तो ये पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। नंबर 2, सेकेंड डिफरेंस अगर हम देखें, पहला डिफरेंस तो हमारे पास डेफिनेशन से ही आ गया। दूसरा जो डिफरेंस आता है वो आता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, अगर हम इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो ध्यान रखें क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल शार्प होता है और डेफिनेट होता है। तो ध्यान रखना, दे हैव शार्प एंड डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प होगा और डेफिनेट होगा। ऑन द अदर हैंड, अगर हम एमोर्फस सॉलिड की तरफ आते हैं तो दे मेल्ट एट अ रेंज ऑफ टेम्परेचर की एक रेंज पर आकर के मेल्ट होना स्टार्ट होते हैं। देखो, आपने देखा होगा अगर हम आइस की बात करें तो 0 डिग्री के ऊपर आकर के मेल्ट होना स्टार्ट होती है, ठीक है। ऐसे कोई भी, चाहे मेटल, कोई भी पर्टिकुलर मेटल ले लो, हर मेटल का एक डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है। जब तक वो मेल्टिंग पॉइंट नहीं पहुंचेगा तब तक वो सॉलिड ही रहेगा। फिर एकदम से अगर 1 डिग्री का डिफरेंस आएगा वो मेल्ट हो जाएगा पूरा। तो हम कह रहे हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? डेफिनेट है, शार्प है बिल्कुल। लेकिन इनका शार्प नहीं होता। जैसे प्लास्टिक को अपन हीट करेंगे तो पहले क्या सॉफ्ट होगा, फिर और सॉफ्ट होगा, सेमी सॉलिड होगा, फिर लिक्विड होगा। तो यानी कि ये मेल्ट तो होते हैं बट एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पर मेल्ट होते हैं, चाहे वो ग्लास हो, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो रबर हो, ठीक है। नंबर 3, तीसरा डिफरेंस अगर हम देखें यहाँ पर, थर्ड डिफरेंस, तो थर्ड डिफरेंस आता है आपके पास कि अगर एक सिंपल सी टर्म आती है जिसे हम बोलते हैं एनाइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी। तो ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं दे आर एनाइसोट्रॉपिक, ठीक है। अब ये टर्म समझने वाली है, एनाइसोट्रॉपिक क्या होती है, ठीक है। अभी तो मैं केवल इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसकी डेफिनेशन अपन डिफरेंस के बाद देखेंगे। तो यहां पर मैं एक सिस्टम बना रहा हूं, पार्टिकल्स ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, इस एनाइसोट्रॉपिक को समझाने के लिए। तो एक सेकेंड, देखिए, मैंने यहां पर एक क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्टिकल्स को ड्रॉ किया है और इन पार्टिकल्स के अंदर मैंने एक डेफिनेट रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न बनाया, ठीक है। तो आप देख रहे हो एक सिंपल पैटर्न है इनके अंदर, ठीक। तो अब एनाइसोट्रॉपिक क्या होती है कि अगर मान लीजिए हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को, जैसे मेल्टिंग पॉइंट है, डेंसिटी है, ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम मेजर करते हैं और अलग अलग डायरेक्शन से मेजर करते हैं,
जैसे मान लो एक तो मैं इस डायरेक्शन से मेजर कर रहा हूं, ठीक है, इस डायरेक्शन से मैंने इसको मेजर किया। दूसरा मैं इसे इस डायरेक्शन से मेजर कर रहा हूं, ठीक है। तीसरा इसे मैं हो सकता है कि जैसे कोई दूसरी डायरेक्शन ले लूं, यहां से मेजर कर रहा हूं। तो आप देखोगे कि अगर अलग अलग जगह से मैं इसको मेजर करूंगा तो मेरे पास प्रॉपर्टी मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो डिफरेंट आएगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू आएगी वो डिफरेंट आएगी, क्योंकि यहाँ मेरे पास दो तरह के पार्टिकल कांटेक्ट में आ रहे हैं, यहाँ मेरे पास केवल ब्लैक वाले पार्टिकल कांटेक्ट में आ रहे हैं, यहाँ रेड एंड ब्लैक दोनों तरह के पार्टिकल, मतलब अलग अलग डायरेक्शन से मेजर करने पर क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू अलग अलग आती है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को आप एन आइसोट्रॉपी कहते हैं। तो ये एन आइसोट्रॉपी हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड में ही देखने को मिलती है, जिनमें रेगुलर डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न होता है। तो एक्चुअली स्टूडेंट क्या होते हैं कि इसमें थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं कि आइसो मीन्स सेम, तो बोले इनका अरेंजमेंट है जो है ना वो कैसा है, डेफिनेट रेगुलर ज्योमेट्रिकल है, तो इनमें आइसोट्रॉपी होनी चाहिए, एन आइसो नहीं होनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखना है इनमें एन आइसो होती है और एमोर्फस में आइसोट्रॉपी होती है, क्योंकि एमोर्फस में जो अरेंजमेंट होता है वो कुछ ऐसा होता है, इसमें लिख देता हूं, दे आर आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक कैसे होते हैं, जैसे ये हमारे पास पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और ये दूसरे तरह के पार्टिकल्स हैं, तो इनके बीच में कोई ना रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न नहीं है। अब अगर मैं किसी भी डायरेक्शन से इनको मेजर करूंगा, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन से इनको मैं मेजर करूंगा तो वहां पर ना जो एवरेज वैल्यू आएगी वो लगभग सेम ही आएगी, क्योंकि इसमें जैसे मैंने जान करके यहाँ ऐसा किया है कि दो सेम पार्टिकल कांटेक्ट में दिखाए हैं या दो सेम पार्टिकल कांटेक्ट में दिखाए हैं दोनों डायरेक्शन से, तो ऐसे जब एवरेज आता है ना वो लगभग बराबर बराबर आता है। तो किसी भी डायरेक्शन से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करो सेम आएगी, तो सेम आएगी इसलिए इनको क्या बोल रहे हैं, आइसोट्रॉपिक, और इनमें डिफरेंट वैल्यू आएगी इसलिए इसको बोल रहे हैं एन आइसोट्रॉपिक, ठीक है। तो ध्यान रखना है, तो ये इसका तीसरा डिफरेंस हो गया। आइसोट्रॉपिक ये तो एन आइसोट्रॉपिक होते हैं और एमोर्फस जो होते हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं। चौथा जो डिफरेंस आता है इनमें, नंबर 4, ठीक है, नंबर 4 जो है इनमें अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो एक टर्म आती है ट्रू सॉलिड और स्यूडो सॉलिड। एक्चुअली जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इनको माना जाता है कि ये सॉलिड ट्रू सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, तो दे आर ट्रू सॉलिड। ट्रू सॉलिड का मतलब वास्तव में सॉलिड तो इन्हीं को ही माना जाता है, लेकिन ये जो एमोर्फस सॉलिड है दिखने में तो सॉलिड होते हैं, बट ऐसा कहते हैं कि ये स्यूडो सॉलिड है या सुपर कूल्ड लिक्विड माना जाता है इनको। तो ध्यान रखें, दे आर स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है, सुपर कूल्ड लिक्विड या इनको स्यूडो सॉलिड मानते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों माना जाता है, जैसे खास करके जो ग्लास होता है ना बेटा उसको सुपर कूल्ड लिक्विड मानते हैं। क्यों मानते हैं समझना, कि जो ग्लास का अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं तो ग्लास को ऐसा माना जाता है कि ग्लास जो है वो उसमें फ्लो होता है, सॉलिड है लेकिन इसके अंदर भी फ्लूइडिटी है, लेकिन इतनी कम फ्लूइडिटी है कि इसको नीचे फ्लो होकर के नीचे आने में भी कई साल लग जाते हैं, और इसलिए ऐसा माना जाता है कि जो ओल्ड बिल्डिंग्स होती है, पुरानी बिल्डिंग के जो शीशे होते हैं वो बॉटम से मोटे होते हैं और ऊपर से थिन होते हैं और नीचे थिक होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हाई द ग्लास प्रेजेंट इन ओल्ड बिल्डिंग्स आर थिक इन द बॉटम एंड थिन ऑन द टॉप, तो ऐसा क्यों होता है, तो उसका रीजन यही आता है कि जो ग्लास होता है वो एक सुपर कूल्ड लिक्विड माना जाता है, और जो सुपर कूल्ड लिक्विड होगा उसमें फ्लूइडिटी होगी, बहने का गुण होगा, ठीक है, और बहते बहते वो कई सालों में नीचे आकर के इकट्ठा हो जाता है और नीचे से मोटा हो जाता है, ठीक है, और इसलिए इनको स्यूडो सॉलिड भी कहा जाता है। स्यूडो मतलब होता है इमेजिनरी, फेक, ठीक है, जो रियल नहीं हो, अनरियल, इस तरह के सॉलिड माने जाते हैं। एक फिर आता है इसके अंदर डिफरेंस, पांचवा डिफरेंस जो है वो डिफरेंस अपन ले सकते हैं किस बेस पर, एक टर्म होती है जिसे हम कहते हैं कूलिंग कर्व, ठीक है। कूलिंग कर्व क्या होता है इसको आप यहां समझो, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सॉलिड है, ठीक है, इसको थोड़ा इधर रोटेट कर देते हैं, ओके, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सॉलिड है जो कि लिक्विड स्टेट के अंदर है या गैसियस स्टेट में है, तो आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर एक ग्राफ बना रहे हैं उसके टेम्परेचर और टाइम के बीच में, ठीक है। तो जैसे जैसे आप टाइम देख रहे हैं, यहाँ 0 टाइम से स्टार्ट करेंगे अपन,
और उसके लिक्विड को धीरे धीरे ठंडा करना स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली उसका टेम्परेचर गिरेगा। ठीक है, तो अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करता हूं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए जो इसका कर्व आता है ना, जिसको हम कूलिंग कर्व कहते हैं, वो कुछ इस तरह से आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब वो लिक्विड सॉलिडिफाई में हो रहा है तो जब तक वो एक स्टेट में रहता है तो उसका जो ये कहते हैं कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। जैसे मान लो गैस से वो लिक्विड में आ गया, अब जब तक वो लिक्विड में रहेगा उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टाइम बढ़ रहा है टेम्परेचर कांस्टेंट है। फिर वो सॉलिड हो गया, उसके बाद फिर टेम्परेचर डाउन होना स्टार्ट होगा। तो इस वजह से कूलिंग कर्व कैसा आ रहा है, डिसकंटिन्यूअस, लगातार नहीं आ रहा। जबकि अगर मैं अमॉर्फस के लिए इस तरह का कूलिंग कर्व बनाऊंगा, ठीक है, इधर मैं टेम्परेचर लिखता हूं, टेम्परेचर, और इधर पर मैं लिखता हूं टाइम, और मैं क्या करता हूं जो अमॉर्फस सॉलिड है उनको ठंडा करना स्टार्ट करता हूं, उनके लिक्विड फॉर्म को, तो आपको कूलिंग कर्व ऐसा मिलेगा इस तरह से, ये कंटिन्यूअस है। तो एक डिफरेंस ये आता है कि इनके जो कूलिंग कर्व्स होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के, देयर कूलिंग कर्व्स आर डिसकंटिन्यूअस, इनके कूलिंग कर्व डिसकंटिन्यूअस होते हैं, जबकि इनके कूलिंग कर्व जो होते हैं, देयर कूलिंग कर्व आर कंटिन्यूअस। देखो कंटिन्यूअस इसका रीजन है कि आपको पता भी है, आप ये एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो। जैसे मान लो आपने प्लास्टिक को ठंडा करना प्लास्टिक को पहले खूब मेल्ट कर दिया, आपको मोल्टन फॉर्म में आ गया, अब आपने उसको ठंडा करना स्टार्ट किया, तो जैसे जैसे आप उसको कूल करना या स्टार्ट करेंगे तो टेम्परेचर तो डाउन जाएगा ही जाएगा, टाइम बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर डाउन जाएगा। तो आपको पता है कि वो एक रेंज पर सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं, एकदम से सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होते। तो धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन होता जाएगा, वो धीरे धीरे सॉलिड में कन्वर्ट होते जाएंगे, फिर लास्ट में जाके बिल्कुल सॉलिड होंगे, लेकिन टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली डाउन जाएगा। इनमें ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए ये तो डिसकंटिन्यूअस है और इसके अंदर कूलिंग कर्व कंटिन्यूअस है। ठीक है ना, इसको भी लिख सकते हैं अपन। अब देखो इसमें एक लास्ट डिफरेंस है। अब जो लास्ट डिफरेंस है ना, ये सबसे इनसिग्निफिकेंट है। ये कब लिखना है, जब हम इनमें से हमें कुछ भूल जाए हम लोग, तब वो लास्ट डिफरेंस यूज में लेना है। तो लास्ट डिफरेंस क्या है कि जब आप इनको नाइफ से काटते हैं, आपने इनको कट किया, तो कट करने पर आप इनके एजेस देखोगे कि एजेस कैसे होंगे, सरफेस कैसा होगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो सरफेस होते हैं ना, वो होते हैं स्मूथ इवन, जबकि जो आपके पास एमॉर्फस सॉलिड है, इनके जो सरफेस होते हैं वो अनइवन होंगे और रफ होंगे। जैसे कभी आप ना नाइफ से किसी प्लास्टिक को या ग्लास को काट के देखो और फिर हाथ लगा के देखें, आपको रफ मिलेगा वो काफी। जबकि अगर हम उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटते हैं, जैसे आपने सोडियम मेटल को काटो, जो कट सकते हैं, ठीक है, या आप सीजियम को काट के देखो, तो इस तरह के मेटल को जब आप कट करके देखोगे तो उसका स्मूथ सरफेस मिलेगा आपको, बिल्कुल इवन सरफेस मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिक्स्थ डिफरेंस कि देयर सरफेस इज स्मूथ और even when cut with knife। ठीक है, जब उसको आप नाइफ से काट रहे हो तो जो सरफेस आएगा वो इवन और स्मूथ होगा। ठीक है, बट इस केस में क्या होगा, देयर सरफेस इज अनइवन एंड रफ। ठीक है, इनका जो सरफेस होगा वो अनइवन होगा और रफ होगा। तो इस तरह से इनके डिफरेंस ध्यान रखने हैं अपन को। चलिए अब आगे आ जाते हैं अपन। ओके, अब अपन देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है ना, इसका क्लासिफिकेशन कितने टाइप में कर सकते हैं हम लोग। तो अब हम यहाँ हेडिंग डाल देते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, तो इसमें हमें ध्यान रखना है क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने तरह का हो सकता है। तो पहले तो मैं इसका एक फ्लो चार्ट बना देता हूं, उसके बाद अपन एक एक करके इनको लेंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड की, क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड को अपन कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। बेसिकली इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 4 पार्ट्स में। एक तो होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा होता है आपके पास आयनिक सॉलिड,
तीसरा होता है आपके पास कोवेलेंट सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड। और चौथा हम देखेंगे इसमें मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड। ठीक है। और जो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है ना, इट कैन आल्सो बी सब डिवाइडेड। इसको आगे फिर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। एक तो हो जाएगा इसके अंदर आपके पास नॉन पोलर सॉलिड, देन पोलर सॉलिड, और लास्ट में आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। तो ये हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन है। इसके मैं एग्जांपल भी लिख देता हूं, फिर अपन इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे मैं अगर नॉन पोलर सॉलिड की बात करता हूं तो देखिए इसमें कौन से आते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। जैसे फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में CO2, वैसे तो गैस होती है लेकिन इसको हम सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। नॉन पोलर में इसके अलावा आपके पास में जो इनर्ट गैसेस होती हैं, हीलियम, नियॉन, ये भी नॉन पोलर में आ जाती है आपके पास, या फिर हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये सब नॉन पोलर है। पोलर की बात करें तो देखो HCl है, इसके अंदर पोलैरिटी देखने को मिलती है। SO2 गैस है। ठीक है, ये सब पोलर में। हाइड्रोजन बॉन्डेड में अमोनिया आ गया आपके पास, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल आ गया, या फिर HF आ गया, ये आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डेड है। आयनिक सॉलिड में सारे आयनिक सॉलिड्स आ गए, जो भी आयनिक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, NaCl है, AlCl3 है, अमोनियम क्लोराइड है। ठीक है, और भी हो सकते हैं बहुत सारे, सो ऑन। और कोवेलेंट सॉलिड में हम किसको रखते हैं, जैसे डायमंड आ गया, डायमंड इसका एग्जाम्पल है, ग्रेफाइट इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, एल्युमिनियम नाइट्राइड इसका एग्जाम्पल है। तो और भी इस तरह के एग्जाम्पल हो सकते हैं। और मेटेलिक में सभी मेटल आ गए, जैसे गोल्ड आ गया, सिल्वर आ गया, आयरन आ गया, जिंक आ गया, एल्यूमिनियम आ गया। ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो एक एक करके हम इनके बारे में स्टडी करेंगे कि ये सॉलिड्स जो होते हैं, ठीक है, ये किस तरह के होते हैं, इनका नेचर कैसा होता है, इनमें बॉन्ड कैसा होता है। ओके, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो जैसा मैंने बताया मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से एक टेबल बना करके स्टडी करेंगे। कि इस टेबल में एक तरफ तो हम लिख देते हैं हमारे पास कौन कौन से सॉलिड है। जैसे हमारे पास में पहला हो गया नॉन पोलर, ओके। सेकंड हो गया हमारे पास नॉन पोलर के बाद पोलर, पोलर। थोड़ा सा इसको डिफरेंस रखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस लिखने में दिक्कत है। और फिर हम देख लेते हैं नॉन पोलर, देन पोलर, और फिर लास्ट में ले लेते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डेड। ओके, फिर ले लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं पोलर। तो इनमें हम लोग किन चीजों के बारे में स्टडी करेंगे। देखो, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो नॉन पोलर सॉलिड है इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इसकी स्टडी करेंगे। दूसरा हम स्टडी करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बाद कि इसके अंदर एक एक करके पहले स्टडी कर लेते हैं ना, फिर उसके बाद देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किसे कहते हैं। देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मिलकर के सॉलिड बनता है। तो नॉन पोलर सॉलिड किससे बनेगा, नाम से पता चल रहा है कि भी नॉन पोलर सॉलिड है, इसका मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर के बनेगा। ठीक है, एटम से या मॉलिक्यूल से। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे नॉन पोलर, पोलर, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एटम्स मैंने इसलिए कहा क्योंकि जो हमारे पास इनर्ट गैसेस हैं, नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, वो मॉलिक्यूल कभी भी नहीं बनाती, लेकिन उनको मॉलिक्यूल की अपन कैटेगरी में रख सकते हैं। जो अपन ने एग्जांपल देखा था इसका, उसमें रखा था हमने। पोलर की बात करें तो पोलर में डेफिनेटली पोलर मॉलिक्यूल्स आएंगे। इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे दे आर पोलर मॉलिक्यूल्स। जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, और आप चाहो तो इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हो यहाँ पर, ताकि ध्यान रहे आपको। जैसे नॉन पोलर एटम्स क्या है, CO2 हो गया आपके पास, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, या नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये नॉन पोलर है। और इसमें हमने जैसे लिखा है HCl है, SO2 है, ये सब पोलर है। ठीक है, ओके, HBr आ गया,
ठीक है, ये सब नॉन पोलर है। और हाइड्रोजन बॉन्डेड की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड में डेफिनेटली वो मॉलिक्यूल्स आएंगे जो हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। तो आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाते हैं, ध्यान रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जिनमें हाइड्रोजन फोन से जुड़ा हो, FON, मतलब या तो फ्लोरीन से या ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से, इन तीनों में से किसी से भी जुड़ा हो तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं, वो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स इन विच हाइड्रोजन इज attached with fluorine, oxygen, either fluorine और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन तीनों में से किसी से भी जुड़ा हो सकता है। अगर तीनों में से किसी से भी कंबाइन है तो इसका मतलब वो है कि वो क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, और थोड़ा आगे चलें तो उसके बाद नेक्स्ट आता है अपने पास में, ये तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात होगी। उसके बाद दूसरा आता है कि ऐसी कौन सी बाइंडिंग फोर्स है, बाइंडिंग फोर्स जो इनको बांधे रखती है, जिनकी वजह से ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपस में जुड़े रहते हैं। तो देखो नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना बेटा, इनमें एक सिंपल सी फोर्स होती है जिसे बोलते हैं लंदन फोर्स, लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो तो वंडरवॉल फोर्स थी 4 तरह की, ठीक है ना, उसमें आपने एक लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी पढ़ा था जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है। ठीक है, आप इसको यूं समझ सकते हैं जैसे ये फोर्स क्या होती है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक नॉन पोलर एटम है और ये आपके पास दूसरा नॉन पोलर है, तो इनमें क्या है कि कहीं कोई पोलैरिटी नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर घूमते घूमते यहां आ जाता है इसका इलेक्ट्रॉन, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना वो रिपेल होकर के उस तरफ चला जाएगा, वो इधर चला जाएगा, दोनों पॉजिटिव है ना, हाँ बिल्कुल। तो दोनों के जो इसके इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर देंगे, तो लेकिन होगा ये मोमेंट्री, केवल एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पर होगा, और उस समय इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगी ना कुछ मोमेंट ऑफ टाइम के लिए, उसी के ऊपर लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ये मोस्टली नॉन पोलर गैसेस में मिलती है। ठीक है, और अगर पोलर की बात करें तो इनमें क्या होगा, ये मोस्टली इसके अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स होती है वो होती है आपके पास में डाइपोल 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 इंट्रैक्शन, ध्यान रखना, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। अभी डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन क्या होता है, देखो इसको यहां समझ सकते हैं, जैसे HCl एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा HCl का मॉलिक्यूल है। अब इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरह से होता है, देखो लाइक दिस, ये एक HCl है, ये दूसरा HCl है, ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ठीक है, तो अब होगा क्या कि क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन क्या करेगा, इनके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा लाइक दिस। तो इस पर तो पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, इस पर भी पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। अब ये एक दूसरे को जिस पावर से अट्रैक्ट करेंगे ना, तो देखो ये 2 पोल बन गए, नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल, तो 2 पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। तो ये आपके पास पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें हाइड्रोजन बॉन्डेड, तो हाइड्रोजन बॉन्डेड में बाइंडिंग फोर्स जो है ना वो हाइड्रोजन बॉन्ड ही है, हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन अब इसमें समझने वाली बात है, हाइड्रोजन बॉन्ड किन में देखने को मिलता है, तो मैंने कहा देखो जिनमें हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ा हो। तो आप देखो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ले रहा हूं मैं वाटर का, तो वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से बना सकते हैं अपन, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, इस तरह से बना सकते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल में भी क्या होता है कि ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, और इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है इसी को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है बच्चों की, वो ये कहते हैं वो सर फिर इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनना चाहिए, इसमें क्यों नहीं बना, तो इसमें भी तो वही है, डाइपोल 2 नेगेटिव पॉजिटिव पोल है, इसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव पोल है। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि जहां पर आपको फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलेंगे, ये 3 ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा होती है पूरी पीरियड, केवल हाइड्रोजन, हाँ केवल ये 3 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, बाकी कोई भी नहीं बनाएगा। बाकी कोई भी एलिमेंट अगर हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हो तो उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बोलेंगे, हमेशा उन्हीं को हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे जो फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ होंगे। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। चलिए अब इसको एक बार रफ कर रहा हूँ, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, ये तो बाइंडिंग फोर्स की बात हो गई।
इनकी फिजिकल स्टेट, अच्छा ये डायग्राम है, कोई बना देंगे बात, ठीक है। तो अब देखें अपन इसके अंदर नेक्स्ट, दैट इज बाइंडिंग फोर्स के बाद फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, इनकी अगर अपन फिजिकल स्टेट की बात करें तो हमें पता है जनरली आपको ये CO2, हीलियम, नियॉन, ऑक्सीजन, ये सब गैस की फॉर्म में तो मिलते हैं। तो आप कह सकते हैं गैस एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर तो ये गैस है, ठीक है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर को, लेकिन ध्यान रखें इफ टेम्परेचर को तो कम कर दिया जाए, प्रेशर को इंक्रीज कर दिया जाए, तो ये किस स्टेट में मिलेंगे? फाउंड इन, नहीं, विल बी इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, बात समझ रहे हो? हम इनको सॉलिड में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम लोग ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहे हैं, जबकि ये तो गैसेस होती हैं। लेकिन हम इनका टेम्परेचर कम करके और प्रेशर बढ़ा करके, क्योंकि हमने शुरू में कहा था ये बात कि अगर हम टेम्परेचर को कम कर दें, प्रेशर को बढ़ाएं, तो पार्टिकल पास हो जाते हैं और सॉलिड बन जाते हैं, तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर तो ये गैस ही होंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी सेकेंड वाले की, तो आप देखो HCl, SO2, HBr। HCl आपको वॉलेटाइल लिक्विड मिलेगा, ये दोनों गैसेस की फॉर्म में मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि ये लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड या गैस की फॉर्म में मिलते हैं। बट इनमें भी वही है कि इफ अगर टेम्परेचर को कम कर दिया जाए और प्रेशर को बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो विल बी इन सॉलिड स्टेट, तो ये आपको सॉलिड स्टेट में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर इनकी बात करें हाइड्रोजन बॉन्डेड वाले की, अगर अपन बात करते हैं, तो जैसा अभी मैंने कहा आपको कि ये ऐसे हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे इसका एग्जांपल क्या है हाइड्रोजन बॉन्डेड का, नीचे स्पेस कम है, यहाँ लिख रहा हूं मैं, H2O है, NH3 है, HF है। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर ये तीनों सब्सटेंस आपको किस स्टेट में मिलेंगे? लिक्विड में, ठीक है। तो ध्यान रखें, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड में है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर को कम करते हो, टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो, तो कैन बी इन सॉलिड, तो ये सॉलिड में हो सकते हैं, सॉलिड स्टेट में मिल सकते हैं। इसके बाद एक चीज और हम देखते हैं इसके अंदर, दैट इज MP एंड BP, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की जब हम बात करते हैं यहाँ पर इनके बारे में, तो आप देखें क्या होता है। जनरली जो पहले से ही हमको गैसेस स्टेट में मिल रहे हैं, तो हम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। वेरी लो, बहुत लो होता है इनका। और इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका भी लो होता है, लो बट ग्रेटर देन, लेकिन किससे ज्यादा होगा? पोलर से, सॉरी नॉन पोलर से, ऊपर वाले से तो ज्यादा होगा, ठीक है। इनका भी लो होता है, लो बट ग्रेटर देन पोलर एंड नॉन पोलर, दोनों से ज्यादा होगा, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट आता है इनके अंदर, दैट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का एक सिंपल सा लॉजिक समझ लो कि कंडक्टिविटी उनमें देखने को मिलती है जिनमें या तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो या फ्री आयन हो। बस दो ही चीज शो करते हैं कंडक्टिविटी, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयन। तो इन तीनों में से किसी भी सॉलिड में न तो फ्री आयन होते हैं न ही फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ध्यान रखना, इनमें भी कंडक्टिविटी नहीं होती, और इनमें भी कंडक्टिविटी नहीं होती है, क्योंकि न तो इनमें नो फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड नो फ्री आयंस, इन दोनों में से कोई भी चीज नहीं है, तीनों में ही नहीं है, इसलिए तीनों ही कंडक्टिविटी शो नहीं करते, ठीक है। तो इनमें कभी कभी डिफ्रेंशिएट करने के लिए पूछा जा सकता है, वैसे तो बहुत कम पूछा गया है, ये मान के चल लो कि 10-15 साल में कभी एक बार पूछ लिया जाए, या कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछ लिया जाए तब पूछा जा सकता है इसमें, फिर भी ये चीज हमें आनी चाहिए, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर ले।